Info for patient. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, क्वींस मेडिकल कॉलेज और इहसान मुमताज़ हॉस्पिटल एंड भट्टी हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल कसूर में मेरी अपॉइंटमेंट है। और जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वो उम्र हॉस्पिटल जो टाउन ब्रांच में है, शाम 6 से 8 बजे तक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आंतों की टीबी, यानी जिसको इंग्लिश में इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। सर, ये आंतों की टीबी होता क्या है? टीबी बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, वो एक बैक्टीरिया है जिसकी इन्फेक्शन है और वो जिस्म के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है। जिस तरह आमतौर पे हम सुनते हैं कि फेफड़ों की टीबी हो गई, तो वो जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वो कॉमनली जो इन्फेक्ट करता है, वो जब फेफड़ों को इन्फेक्ट करेगा तो वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। और अगर एक दूसरी किस्म का बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम बोवस है, वो अगर इंटेस्टाइन को या आंत को इन्वॉल्व करेगा तो वो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है, यानी आंत की टीबी। और उसमें जो जिस तरह नाज़रीन को पता है कि एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, तो छोटी आंत जो है वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एज़ कम्पेयर टू बड़ी आंत। सर, आंतों की टीबी की वजूहात भी कोई होती हैं? जो बैक्टीरिया जिसने जिस्म के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व करना है, अगर वो आंत को इन्वॉल्व कर लेगा तो वो एक उसकी इन्फेक्शन है। और अमूमन जो लोग आंतों की टीबी में इन्वॉल्व होते हैं, वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है बलगम को, यानी स्पूटम को, या उसमें कुछ ये भी कहा जाता है कि दूध अगर जिस तरह अनबॉइल्ड वाटर हो और उसमें इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया की, जो ये वाला बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम बोवस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो फेफड़ों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। तो वो अगर उसको इन्फेक्ट कर ले और वो कोई भी शख्स उस स्पूटम को खा ले, यानी वो स्पूटम तो हम एक्सपेल करते हैं, यानी उसको फेंकते हैं, लेकिन अगर वो अंदर ले जाए, डेगलूटेट कर ले या स्वालो कर ले, तो वो फिर खुराक वाली नाली से होकर मैदे में जाएगा, मैदे से छोटी आंत में जाएगा और वहाँ से फिर वो छोटी आंत को या बहुत कम केसेस में बड़ी आंत को भी इन्वॉल्व कर लेता है। और उसकी वजह से फिर वो अलामात जो टीबी की हैं, जिस तरह के फेफड़े की टीबी होगी तो वो खांसी करेगा मरीज़, उसको खांसी में खून भी आ सकता है, बुखार भी हो सकता है, वज़न भी कम हो सकता है। तो पेट की टीबी की फिर अपनी अलामात है जो उससे अलग होती हैं, वो शुरू हो जाती है। तो वो क्या अलामात है सर? उन अलामात में जो कॉमन है वो बेसिकली पेट में दर्द रहना, ठीक है, एक जनरलाइज सी पेट में दर्द होती है, पेशेंट को नहीं समझ आती, और उसका बुखार भी हो सकता है जिस तरह वो फेफड़ों की टीबी में भी होता है। और वो बुखार की जो निशानी है वो ये है कि हल्का बुखार होता है, यानी 99 तक रहता है। मरीज़ को थकावट होना, वज़न कम होना, भूख कम होना, यानी भूख कम होगी तो वज़न भी कम हो जाएगा। इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है, यानी पेचिश लगना है। बात का ये होता है कि कुछ केसेस में जो बड़ी इसमें लिथल केसेस होते हैं उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर वो टीबी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दो तरह की टीबी जो छोटी आंत की हम बताते हैं और किताबों में लिखी हुई है, वो हाइपरप्लास्टिक और स्टेनोटिक यानी ऑब्स्ट्रक्टिव, और तीसरी जो होती है वो असाइटिक होती है। हर जो टाइप है उसकी सिम्टम्स अलग अलग हैं। यानी अगर टीबी की कॉम्प्लिकेशन इस तरह की होगी कि आंत की रुकावट होगी, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, या आंत फट गई या उसमें ब्लीडिंग होगी, तो तीनों की अलामात में डिफरेंस होगा। यानी पेशेंट पेट फूल जाएगा, पेशेंट वॉमिटिंग शुरू कर देगा और इमरजेंसी में पहुंच जाएगा। आंत के रुकने के मामले में भी, आंत के फटने के मामले में भी और आंत की ब्लीडिंग होने के मामले में भी। तो ये अलामात जैसे बीमारी वर्ष होती है उसी तरह अलामात जो है वो अपनी शिद्दत अख्तियार कर लेती है। सर, आंतों की टीबी फैलती कैसे है? एक पेशेंट जिसको पहले हिस्ट्री है, मतलब लाइकली इस तरह के केसेस आते हैं जिसको पल्मोनरी यानी फेफड़ों की टीबी हुई पहले और उसने मेडिसिन ली, उसने 6 महीने साल, और यूजुअली वो पेशेंट्स होते हैं जिनको मेडिसिन किसी वजह से कम एडवाइस की जाती है, यानी एग्जैक्ट टाइम जो फेफड़ों की टीबी का 9 महीने का है और वो चंद महीने यानी 4 महीने ले ली, 6 महीने ले ली, वो डिपेंडिंग ऑन उन्होंने ट्रीटमेंट कहाँ से कराया है, किसने एडवाइस किया है। तो वो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट होती है उस टीबी की जो फेफड़ों की टीबी थी। बलगम निकलेगी फेफड़ों से और वो उसको ले लेगा, खा लेगा, स्वालो कर लेगा, अंदर ले जाएगा, तो वो बेसिकली उसने इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व कर लेना। तो एक तो तरीका ये है फैलने का। दूसरा तरीका ये है कि उन्हीं पेशेंट्स को अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस चल रही है फेफड़ों वाली, तो वो खून में शामिल होकर भी पेट की टीबी को इन्वॉल्व कर सकती है। यानी हम कहते हैं कि अगर मरीज़ एक फेफड़ों की टीबी के साथ आया तो उसमें ये ज़रूर रूल आउट करें कि उसको कहीं पेट की टीबी तो नहीं है। और इसी तरह तीसरी जो टीबी की कॉमन किस्म है वो लिम्फ नोड की है, यानी जो गर्दन में गिल्टियाँ बनती हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं या बड़े जिनकी गिल्टी आम एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकती,
जिनको हम रेक्टल लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं, तो वो जब ठीक नहीं होगी तो हम कहते हैं शायद ये टीबी ना हो। तो ये तीनों जो किस्में हैं आपस में को रिलेटेड हैं। अब एक टाइप हो तो दूसरी टाइप को ज़रूर रोल आउट करना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, अगर अनकुक्ड दूध पिएगा जो ज़्यादा कॉमन है और वो इन्फेक्टेड है उस ट्यूबरकुलोसिस की टाइप की जो बैक्टीरिया की टाइप से, जिसको बोवस कहते हैं, तो वो मिल्क अंदर जाके वो उसको स्प्रेड कर देगा टीबी को। तो ये सारे तरीके हैं उसके फैलाव। अनकुक्ड मिल्क भी इसका सबब बन सकता है। हाँ, कुक्ड इसीलिए किया जाता है कि उसमें जो बैक्टीरिया, जरासीम है, वायरसेस है, वो मर जाएं। तो अगर वो किसी तरीके, आजकल तो माशाल्लाह जिस तरह हमारा दूध आपको पता ही है मिलावट वाला और इस तरह के, तो पता नहीं कहाँ से पानी डाला जाता है, वो अगर इन्फेक्ट हो बैक्टीरिया से, वो जाके फिर इंटेस्टाइन में वो कर सकता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या आंतों की टीबी एक से दूसरे को फैलने का खतरा होता है? आंतों की टीबी का शायद दूसरा खतरा नहीं है, लेकिन फेफड़ों की टीबी के बारे में ये है कि वो फैलती, यानी एक पेशेंट को अगर फेफड़ों की टीबी की वजह से खांसी आ रही है तो वो खांसी जो है वो अपने जो ड्रॉपलेट्स हैं, यानी जो जर्रे हैं खांसी में जो स्पूटम के, वो हवा में जाएंगे और अगला बंदा अगर मास्क नहीं लगाया हुआ या वो उसको अंदर इनहेल कर लेता है तो उसको परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। तो इस सेंस में ये कंटेजियस या मुतद्दी हो सकती है। लेकिन इंटेस्टाइनल या पेट की टीबी उसके बारे में इस तरह का नहीं है कि वो एक से दूसरे को लग जाए। टीबी इस तरह नहीं फैलती। टीबी का जो प्रिवेंशन है वो यही है, यानी एक टीबी वाला पेशेंट है और उसकी सिरिंज अगर दूसरे को यूज़ हो गई है तो वो जिस तरह हेपेटाइटिस का सिनेरियो होता है उसमें ये नहीं फैलती, लेकिन ये खांसी से फैल सकती है, यानी उसके ड्रॉपलेट्स वो अगला बंदा इनहेल कर ले तो उससे वो फैल जाएगी। सर, आंतों की टीबी की तशखीस कैसे की जाती है? पेशेंट की हिस्ट्री डॉक्टर जिस तरह लेता है तो अलामात ही होती हैं। अलामात सजेस्ट करती हैं कि पेशेंट कहाँ खड़ा है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये अलामात बाज़ का तो मिमिक करती हैं, यानी एक जैसी ममासलत रखती हैं कैंसर के साथ भी, और एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसको क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं, वो भी छोटी आंत को बड़ा इन्वॉल्व करती है, वो उसके साथ भी कुछ और इस तरह की जो पुरानी इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, वो भी। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो अलामात हैं और उसके बाद फिर पेशेंट को मुआयना किया जाता है। अब एक पेशेंट, मैं मिसाल देता हूँ, एक पेशेंट मेरे पास आया और उसमें उसको 2-3 महीने हो गए थे और वो जैसे खड़ा हुआ था तो उसके पेट में से आवाज़ें आ रही थी। उसका मतलब ये है कि आगे रुकावट थी और पीछे जो है वो आंत जो है वो फूली हुई थी और वो अपना जोर लगा रही थी। तो ये एक उसमें इंप्रेशन ये था और उसको पीछे पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री भी थी। तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन यही डेवलप हो रहा था और वो फिर निकला भी ऐसे कि उसको बड़ी आंत की टीबी निकली। उसका जब ऑपरेट किया तो बड़ी आंत की टीबी निकली और उसको फिर बड़ी आंत को जोड़ लगाया और वो ठीक हो गया। तो सर, आंतों की टीबी का इलाज सर्जरी होता है? सर्जरी के अलावा भी है, यानी पहले ये है कि अगर आपको, पहले तो हम डायग्नोज कर लेना, यानी आपने पेशेंट की हिस्ट्री ली, सिम्टम्स पूछी, फिर उसको एग्जामिन किया, उसमें डाउट हुआ कि ये टीबी हो सकती है। फिर उसके बहुत सारे तरीके हैं, यानी ब्लड टेस्ट भी हैं, कैमरे से भी करते हैं और उसके बाद कुछ सोफिस्टिकेटेड जो सीटी स्कैन और एमआरआई वो भी होते हैं। यानी ब्लड टेस्ट में हम ईएसआर देखते हैं, ईएसआर ज़्यादा रेज हो तो वो एक निशानी होती है। इसके अलावा कुछ पीसीआर की तरह टेस्ट होता है जिसको आजकल जो मोस्ट कॉमन है वो जीन एक्सपर्ट है। तो जीन एक्सपर्ट जो है वो स्पूटम में भी हो सकता है, यूरिन में भी हो सकता है, ब्लड में भी हो सकता है। और उसके अलावा कुछ और तरीके हैं जिसमें हम इसको तशख़ीस कर सकते हैं। और तीसरा तरीका पेट की टीबी को स्पेशली रूल आउट करने के लिए कि अगर आप एंडोस्कोपी करें और एंडोस्कोपी के ज़रिए उसकी बायोप्सी ले लें, यानी पेट के अंदर लिम्फ नोड होते हैं जो उस स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसको मेसेंटेरिक लिम्फ नोड कहते हैं, वो जब फूले होते हैं तो उसकी बायोप्सी लेने के लिए आप एंडोस्कोपी करके उसकी बायोप्सी ले सकते हैं और उसको कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप उसमें लेप्रोस्कोप डालें, पेट के अंदर कैमरा डालें, जिससे हम लेप्रोस्कोपिक पिक्चर का ऑपरेशन करते हैं। तो लेप्रोस्कोप डाल के अंदर से पता भी चल जाता है कि वो किस तरह की आंत है और उसमें जो लिम्फ नोड हो तो उसकी बायोप्सी भी आप ले सकते हैं। और सीटी स्कैन इटसेल्फ भी क्लू देता है और सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी भी हो सकती है और एमआरआई गाइडेड बायोप्सी भी हो सकती है। तो ये सारे तरीके हैं। जब एक दफ़ा तशख़ीस हो गई तो उसमें फिर आप टीबी की दवाई शुरू कर सकते हैं। और टीबी की दवाई अगर तो कॉम्प्लिकेशन हुई है टीबी की, यानी कॉम्प्लिकेशन में जैसे मैंने कहा कि वो पेट की जो आंत है वो सिकुड़ जाएगी, तो अगर वो सिकुड़ी हुई है तो टीबी की दवाई से ठीक नहीं होगी वो, और बल्कि उसका इन्वर्स इफेक्ट होता है, वो और सिकुड़ जाती है। तो उसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है कि या तो उस सिकुड़ाव को आप
फैलाएं, यानी स्ट्रक्चर को फैलाएं, उसको स्ट्रिक्चोप्लास्टी कहते हैं, या फिर उसको काट के जोड़ लगाएं जिसको रिसेक्शन एस्मोसिस कहते हैं। और अगर वो फट गई है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर उसका इस जो रास्ता है वो पेट के बाहर भी निकाला जा सकता है। और अगर ब्लीड कर रही है तो उसमें ज़्यादा इमरजेंसी सर्जरी है फटने की तरह, तो उसमें भी ब्लीडिंग को कंट्रोल करके तो आप उसको एंड टू एंड एनास्मोसिस यानी जोड़ भी लगा सकते हैं, दोनों एंड बाहर भी निकाल सकते हैं। मसनूई आंत का रास्ता, पखाने का रास्ता, आंत को बाहर निकाल के, यानी जिस तरह हमने पिछले इंटरव्यू में बात की स्टोमा फॉर्मेशन, तो स्टोमा फॉर्मेशन फिर इसमें भी की जा सकती है। तो ये परमानेंट स्टोमा होगा फिर इसका? नहीं, ये टेम्परेरी होता है, 99.9% ये टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर मेडिसिन से तरीका इलाज, और मेडिसिन जो इसके लिए पेट की टीबी के लिए वो मिनिमम 1 ईयर है, यानी 6 महीने से साल का, लेकिन कंप्लीट करना जरूरी है। फेफड़ों की टीबी के लिए 9 मंथ्स होता है, और फेफड़ों की टीबी के अलावा अगर हो यानी पेट की या लिम्फ नोड की, तो वो मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। सर्जरी अगर हो गई है तो वो हिसाब ने निकाल दिया है, तो उसके बाद उसको भेजते हैं मुआयने के लिए, और उसमें जब कंफर्म हो जाएगा तो फिर उसको 1 साल पूरी दवाई देनी जरूरी है। फिर भी 1 साल दवाई देनी? हाँ, सर्जरी तो आपने की कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए। ठीक। जब कॉम्प्लिकेशन नहीं ठीक करेंगे तो मरीज और प्रॉब्लम में चला जाएगा। वो कॉम्प्लिकेशन को भी ठीक कर, कॉम्प्लिकेशन के लिए की है आपने सर्जरी कॉम्प्लिकेशन के लिए की है, और वो डायग्नोसिस के लिए भी है कि फर्ज करें पेशेंट को अभी पहले डायग्नोसिस नहीं हुआ और उसमें कॉम्प्लिकेशन ये हो गई कि रुकावट हो गई, तो आपने रुकावट को ठीक तो करना ही है। बजाय आप टीबी की तशखीस करते फिर पहले रुकावट ठीक करें, और उसमें जो भी वो पार्ट्स होगा उसको आप काटेंगे, उसके साथ लिम्फ नोड लेंगे, दोनों को बिopसी के लिए भेजेंगे, और उसमें तशखीस हो जाएगी कि ये टीबी ही है, या अदरवेट कैंसर तो नहीं है, या क्रोन्स डिजीज़ तो नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सर कॉम्प्लिकेशन तक नौबत क्यों आ जाती है? इसलिए नौबत आ जाती है कि सिम्टम्स पुरानी चल रही हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और मरीज़ एक्सपर्ट बंदे के पास पहुंच नहीं रहा, यानी वो एक गांव में रह रहा है, पेरिफेरी पे है, वो जीपी के पास या एक सिंपल एमबीबीएस के पास, या इवन मिनिमम पेट की टीबी जो डायग्नोस करेगा मेडिकल स्पेशलिस्ट करेगा या जनरल सर्जन करेगा, क्योंकि एब्डोमेन ज़्यादा उनका डोमेन है। और इवन जो या पल्मोनोलॉजिस्ट है जो फेफड़ों का एक्सपर्ट भी है, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि पेट की टीबी किस तरह प्रेजेंट करती है, तो वो पेट की सिम्टम्स लेके मरीज फिर रहा होता है। जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी, 3 महीने हो गए थे उसको, क्योंकि तशखीस नहीं हुई। तो जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि टाइफाइड की वजह से आंत क्यों फटती है, टाइफाइड बुखार नहीं डायग्नोज हुआ, उसने आंत को पकड़ लिया और फिर वो इन्फेक्शन से फट गई। तो इसी तरह ही ये होता है कि या तो वो स्टीनोज हो जाती है यानी रुकावट हो जाती है, या फिर प्रोफ्रेट हो जाती है, या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और इसमें एक जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो पिछले इस तरह में पहले यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो फेफड़ों की थी उसकी सही ट्रीटमेंट नहीं हुई पूरी, यानी 9 मंथ्स नहीं लिया, 6 मंथ्स ली, और वो इनएडुकेट थी, इनकम्प्लीट थी, उसने वही स्पोर्टम दोबारा सॉल्व किया और वो पेट में चला गया और पेट की टीबी हो गई। तो ये इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट जो हिस्ट्री में होती है वो भी इसका हिस्सा है कि वो कॉम्प्लिकेशन के हद तक चला जाए। तो सर इसका सही डोमेन क्या है आंतों की टीबी का? पल्मोनोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, या जनरल सर्जन है? बेसिकली प्राइमरीली जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास मरीज को जाना चाहिए, जो उसको इंप्रेशन दे कि टीबी और उसको डायग्नोज करे। और अगर ब्लड टेस्टों से या सिंपल मैयर से टीबी डायग्नोज नहीं हो रही तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट कि आप इसकी लेप्रोस्कोपी करें और उसको डायग्नोसिस करें। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहते हैं, यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तक जो है वो एंडोस्कोपिक बायोप्सी है, और जो जनरल सर्जन के पास है वो लेप्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी और बायोप्सी है उसको तशखीस करने के लिए। सर आंतों की टीबी के इलाज का दौरानिया कितना होता है? 6 months to 1 year, यानी डिपेंडिंग ऑन पेशेंट सिम्टम्स और रिकवरी, जो रिकमेंडेड है वो 1 ईयर है। अगर आपके पास बगैर कॉम्प्लिकेशन के मरीज आ गया है, पहले डायग्नोज हो गया, तो और सर ये मुकम्मल क्योरेबल इलाज होता है, इसके बाद तो दोबारा होने का तो नहीं खतरा होता? नहीं, रिस्क होता है, यानी कोई भी बीमारी जो है वो 100% क्योरेबल नहीं है, लेकिन इसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं। इवन आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट भी कर ली, अब जैसा लाइक कैंसर है, तो कैंसर की अगर 100% ट्रीटमेंट भी हो गई तो उसमें भी रिस्क रहता है कि ये दोबारा ना हो जाए। फेफड़ों की टीबी में खुराक पे बड़ा ध्यान किया जाता है, और आंतों की टीबी का भी इसी तरह ही कोई हिसाब किताब है कि खुराक पे भी तवज्जो करनी है? हाँ, मतलब वो बेसिकली तो ये है ना कि पेशेंट को पेट में दर्द है, पेशेंट को पेट फूला हुआ है, पेशेंट को पेन हो रही है, उसको वोमिटिंग है, वो खाना पीना सही नहीं खा रहा। अब उसके अलावा जिसम में दर्द हैं, थकावट, तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स हैं वो सारे, तो उसकी वजह से उसका खाना पीना तो डेफिनेटली कम होगा। तो जब आप एटीटी शुरू करते हैं यानी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, तो उसकी पहली इंडिकेशन ही रिकवरी की है कि मरीज़ हेल्दी होना शुरू हो जाता है, यानी उसकी भूख बेहतर हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, उसका अनीमिया भी एक सिम्टम है, अनीमिया बेहतर हो जाता है, कि जो बाकी अलामात हैं यानी बुखार रहना, जिस्म दर्द हैं, वो सारी बेहतर हो जाती है। तो ये उसमें डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी डाइट को बेहतर करना
जब ट्रीटमेंट शुरू होगी तो उसको भूख लगेगी तो डाइट भी बेहतर हो जाएगी। तो उसमें सारी ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जो भी पेशेंट इजीली डाइजेस्ट कर सकता है उसको बिल्कुल करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और इसमें टीबी की दवाई के साथ साथ मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं। आंतों की टीबी फेफड़ों की टीबी से किस तरह मुख्तलिफ है? एक तो यही जो मैंने अलामात गुजारिश की हैं, यानी अब फेफड़ों की टीबी होगी तो मरीज़ को एक सेट है कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स का और एक है जो उस ऑर्गन के अपनी सिम्टम्स हैं। यानी फेफड़ों की टीबी की सिम्टम खांसी से होगी, खांसी या ब्लड में खून आना जिसको मोप्टोसिस कहते हैं, छाती में से आवाज़ें आना, रोंकाए। तो बाकी जो सिम्टम हैं जिससे बुखार है, वज़न कम होना, भूख न लगना, जो जिस्म में दर्दें, नाइट स्वेट स्पेशली रात को जो बुखार हो, तो ये सारी अलामात दोनों में मिक्स हो सकती हैं। अब जो पेट की अपनी अलग अलामात होंगी उसमें पेट में दर्द, उसमें डायरिया या कभी कब्ज़ हो जाना, कभी पेचिश लग जाना, ब्लड पखाने से खून आना, ठीक है, पेट फूल जाना यानी गैस से जैसे कहते गैस होगी, डिस्टेंशन होना, और पेट में से आवाज़ें आना। तो ये सारी जो अलामात हैं ये पेट की अलग होगी। टीबी के अलामात दोनों साइड पे चलेंगी और ऑर्गन के अलामात उसमें फिर फेफड़ों की मिल जाएंगी और इसमें आंत की मिल जाएंगी। सर इलाज के दौरान ग़िज़ा में क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए? अच्छी डाइट लें, मतलब हाई प्रोटीन डाइट हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, फैट भी लें, कोई ख़ास इस तरह की परहेज़ नहीं है कि आपने ये नहीं लेना और ये लेना है। बेसिकली अगर उसको यानी आपने सर्जरी कर दी और पेशेंट रिकवर हो गया, जो उसके सिम्टम्स ही आपने टीबी की दवाई शुरू कर दी, तो वो जो डायरिया है वो ऐसा ऐसा सेटल होना शुरू हो जाएगा, उसके पेट की दर्द सेटल होना शुरू हो जाएगी, उसको जो डिस्टेंशन है पेट फूलना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली जो टॉलरेट हो रहा है उसमें आप बैलेंस डाइट लें तो कोई ऐसा हार्म नहीं। आंतों की टीबी होने का किन लोगों को ज़्यादा खदशा होता है? जिनको पहले फेफड़ों की टीबी हुई है, यानी दे आर प्रोन टू री इन्फेक्शन, यानी वो जो क्योंकि सोर्स उनके पास पहले है, फेफड़ों की टीबी हुई है और वो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट है जैसे मैंने पहले गुजारिश की है, और वो जो स्पुटम है यानी बलगम है वो खा लेते हैं यानी सॉलो कर लेते हैं और पेट में चले जाते हैं। तो ये है। दूसरे रिस्क वो पेशेंट है जिनको लिम्फ नोड की टीबी, जिन्हें लिम्फ नोड में टीबी फिर रही है और लिम्फ नोड से वो ब्लड में गई, ब्लड से फिर लिम्फेटिक्स में या उस सिस्टम में, और उसने फिर आंत को पकड़ लिया है। तो जो ऑलरेडी किसी जगह पे टीबी लेके फिर रहे हैं या पहले हिस्ट्री है उनमें ज़्यादा चांसेस है। और दूसरे वो लोग हैं जो एक्सपोज हैं मिल्क को, जो गाँव के लोग हैं जो उसको कुक नहीं करते, जो बॉयल्ड नहीं होता, तो वो जब वो कंटेमिनेटेड मिल्क पिएंगे बाय द बैक्टीरियम बोवस तो उसमें फिर उनको चांसेस ज़्यादा। सर ये समझा जाता है कि कच्चा दूध पीना वो तो बड़ा ताकतवर होता है। नहीं, वो तो गलत समझ है। कच्चा दूध पीना ताकत लाता है, यानी उसमें कैल्शियम है और हड्डियाँ मजबूत करता है। यानी कच्चा दूध जो है वो उसमें रिस्क ये है कि वो कंटेमिनेटेड होगा एज कम्पेयर टू बॉयल। जब आप बॉयल करते हैं तो बॉयल करने का मकसद ये होता है कि जो भी उसको प्यूरीफाई करना, यानी उसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उसको क्लीन करना, और जो भी उसका बॉयलिंग का एक तरीका है 1 मिनट तक और महल 100 टेम्परेचर है तो उस पर उसको करना, तो उसमें फिर वो सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो बॉयल्ड ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू अनबॉयल्ड। दूध तो दोनों ही ताकतवर हैं लेकिन उसमें कंटेमिनेशन या उसका रिस्क ज़्यादा है। आंतों की टीबी की प्रिवेंशन क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है? बहरहाल आज से को 15-20 साल पहले मैंने पढ़ा था अखबार में कि हमारा जो पानी का सिस्टम है वो मिक्स है सीवरेज के साथ। पानी हमेशा बॉयल्ड पिए, ठीक है, और इवन ये जो उसमें भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो साफ़ सुथरी डाइट करना, ठीक है, पानी बॉयल्ड पीना, जिस तरह दूध की बात कर रहे हैं बार बार उसको बॉयल्ड करना, ठीक है, अच्छी कंपनी का या जिस तरह भी खुला है वो करना। और बाकी ये जो आप कहते हैं कंटेमिनेटेड पेशेंट्स हैं, यानी जो डॉक्टर्स हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या टीम है, जब वो पल्मोनोलॉजी वार्ड में होते हैं तो दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, क्योंकि जब वो मास्क नहीं लगाएंगे तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुई है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो ये सारे प्रिवेंशन ही हैं। दूसरी प्रिवेंशन ये है कि अगर फर्ज करें आपको किसी बच्चे को लिम्फ नोड की टीबी हुई है या किसी एडल्ट को पल्मोनरी की हुई है तो उनको पूरी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट होगी, इनएडिक्वेट क्वांटिटी या टाइम दोनों जो है कैन लीड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर ऑर्गन, जैसे इंटेस्टाइन है। तो वो सारी प्रिवेंशन ही है कि अगर प्रॉपर करेंगे तो फिर शायद कोई और री इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। सर इन मरीज़ों के लिए आपका पैगाम क्या है? अगर पेट की दर्द ऐसी चल रही है जो समझ नहीं आ रही और पहले फैमिली में, यानी ना सिर्फ पेशेंट की अपनी हिस्ट्री बल्कि फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स में है, बहन भाई में है, रिलेटिव्स हैं, कोई दोस्त अहबाब हैं जिनकी तरफ आपका एक्सपोजर रहा है और आपको बाद में इस तरह की सिम्टम शुरू हो गए हैं, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि पेट में दर्द रहना या डायरिया होना या कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन, पेट का फूलना, फिर ये सिम्टम जब भूख नहीं लग रही, वज़न कम हो रहा है, बुखार हल्का हल्का, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा चुकन्ना हो जाना चाहिए
कि कुछ देयर इज सम प्रॉब्लम इन टमी, ठीक है, और इसको फ़ौरन फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट, इवन आजकल तो जिस तरह मैं पहले भी गुजारिश करता हूँ कि सिंपल MBBS का दौर तो नहीं है, स्पेशलाइजेशन बल्कि सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर। कम से कम फिर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनको मिलें, ही इज़ द बेस्ट जज, वो उसको डायग्नोज करेगा। और जिस स्टेज पे अगर एक दफ़ा डायग्नोज हुआ और कॉम्प्लिकेशन है तो फिर सर्जन उसको बाय सर्जरी मैनेज करता है, जिस तरह मैंने गुजारिश की है। तो इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बजाय वो कॉम्प्लिकेशन हो। बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो एमरजेंसी में लैंड करते हैं, डायग्नोज नहीं हुआ होता, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद फिर जहाँ रुकावट होती है पीछे आंत फूल जाती है, वो फट जाती है। तो परफोरेशन के साथ आना वो इतनी ही पेट की मॉर्बिडिटी या कॉम्प्लिकेशन या रिस्क, डेथ का रिस्क बढ़ा देता है, मोर्टेलिटी, कि वो फिर मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए उसको रिकवर होना, क्योंकि वो ऑलरेडी मेलनरिश्ड है, यानी खाना पीना कम हुआ है, एनीमिया चल रहा है, एल्ब्यूमिन लेवल कम है। तो अगर सर्जरी करनी पड़ी और जोड़ लगाना पड़े वो वैसे नहीं चलेगा। और अगर जोड़ के बगैर आपने स्टोमा बना दिया फिर उसको रिवर्स करना है तो वो काम जो 6 महीने में था शायद वो 2 साल में चला जाता। तो इसलिए निप द एविल इन द बड, जैसे अलामत शुरू हो तो फ़ौरन कंसर्न बंदे को, स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। इन्फो फॉर पेशेंट डूइंग वेरी गुड एफर्ट्स, उसमें डिफरेंट कंसल्टेंट से आप मिलते हैं, उनसे आप इंटरव्यू करते हैं और जनरल जो डिस्कशन है, यानी अगर ये तो चलो शायद उस पर सूट करता है नहीं, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, तो वो ये है कि ये मैसेज एक सोशल जनरल मैसेज होता है। अगर किसी पे बहुत सारे पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं जो वीडियो वायरल हुई हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के थ्रू, और उसमें वो फिर उनको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, उनको समझ आ जाती है कि ये प्रॉब्लम है। वो ट्रीटमेंट चलो जहाँ से भी कराएं, बाहर बैठे हैं, मुल्क से बाहर हैं, किसी और सिटी में हैं, लेकिन उनको गाइडेंस हो जाती है। डूइंग वेरी वेल, और इसको कंटिन्यू रखें। जो भी नाजरीन जो है वो इसको सुन रहे हैं वो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और अपनी इनपुट ज़रूर दें ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।